Hello students, I am Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, Government College Ajmer. Today we will continue thermodynamics first, and in this today we will study Joule-Thomson effect, Joule-Thomson का प्रभाव। जूल-थॉम्सन का प्रभाव क्या है यह देखने के लिए रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को पोरस प्लग से होकर हाई टेम्परेचर से वैक्यूम में या लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित करते हैं तो गैस के ताप में कमी हो जाती है, और इस टेम्परेचर में कमी को हम शीतलन प्रभाव या जूल-थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। और ताप में जो कमी है वो समानुपाती होती है दोनों ओर के दाब में अंतर के, मतलब डेल्टा टी इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस यह प्रभाव निम्न ताप मतलब -80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर हाइड्रोजन पे और -240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर हीलियम इस पर प्रदर्शित करती हैं। और टेम्परेचर में जो ये कमी होती है वो गैसों की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होती है। उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच में वॉन डर वाल आकर्षण बल होते हैं, और जब गैस का निर्वात में प्रसार होता है तो वॉन डर वाल बलों को समाप्त करने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिससे कि गैसों की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है और जिससे कि टेम्परेचर कम होता है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। और आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल-थॉम्सन प्रभाव जो है वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि आदर्श गैसों के अणुओं के बीच में वॉन डर वाल बल नहीं पाए जाते हैं। अब हम जूल-थॉम्सन एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक प्रायोगिक अरेंजमेंट करते हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ताप अवरोधी पदार्थ से बनी एक नलिका SS डैश है, मतलब एक नली है जिससे कि टेम्परेचर बाहर चेंज नहीं हो सकता। ताप अवरोधी पदार्थ से बनी होती है एक नलिका SS डैश। उसके मध्य भाग में एक सरंध्र झिल्ली लगी हुई है जिसे कि हम A के द्वारा प्रकट करते हैं, और A के दोनों तरफ भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगे हुए हैं X और Y। सरंध्र डॉट के दोनों ओर 2 सुग्राही थर्मामीटर होते हैं T1 और T2, हमने थर्मामीटर्स को डिनोट किया है। पूरे उपकरण को ऊष्मारोधी अवस्था में रखते हैं, बाहर से ऊष्मा का विनिमय ना हो। अब बाईं ओर के पिस्टन X के द्वारा दाब लगाकर गैस को सरंध्र डॉट A से प्रवाहित करते हैं और दाईं ओर गैस का प्रसार होता है और टेम्परेचर में कमी आती है। अब हम ये मानते हैं कि एक गैस जिसका आयतन और दाब V1 और P1 है सरंध्र डॉट और पिस्टन X के बीच भरी हुई होती है। अब गैस को जैसे जैसे पिस्टन X के द्वारा सरंध्र डॉट से प्रवाहित करते हैं तो पिस्टन Y बाहर की ओर सरकता है और गैस का प्रसार होता है, और दूसरी तरफ गैस का आयतन V2 और प्रेशर P2 रहता है। तो अब जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है कि पिस्टन X के द्वारा किया गया जो कार्य है वो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन V1 to 0 P1 dV। क्योंकि V1 to 0 क्यों लिया है? क्योंकि पहले गैस का वॉल्यूम V1 था, उसको हमने संपीड़ित किया है, वॉल्यूम 0 हो जाएगा। और दूसरा है कि इसी को अगर हम इंटीग्रेट करके लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं -P1 V1। और अब पिस्टन Y के द्वारा किया गया कार्य क्या है? दूसरी तरफ पहले वॉल्यूम गैस का 0 था, बाद में V2 हो जाता है, और प्रेशर P2 था। P2 dV हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें P2 V2 प्राप्त होता है। अब गैस के द्वारा किया गया शुद्ध कार्य क्या होगा? W = P2 V2 - P1 V1। तंत्र बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है, इसलिए प्रसारण रुद्धोष्म प्रक्रम से किया जाता है, मतलब कि Q = 0। तो हम जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी इक्वेशन लिखते हैं। डेल्टा E = Q - W = Q0 है। W कुछ ना कुछ होगा, वर्क डन है, और वर्क डन हम निकाल चुके हैं P2 V2 - P1 V1। यहाँ पे माइनस का निशान है तो हम इसको लिख सकते हैं P2 V2 - P1 V1 = E1 - E2। अब इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है E2 + P2 V2 = E1 + P1 V1। तो हम इसको लिख सकते हैं H2 = H1, और हम इसको यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा H = 0। मतलब वास्तविक गैस लिए हमने, आदर्श गैस के लिए तो जूल-थॉम्सन प्रभाव 0 होता है क्योंकि वॉन डर वाल आकर्षण बल होते ही नहीं है। लेकिन वास्तविक गैस का अगर रुद्धोष्म में प्रसार करते हैं तो तंत्र की एंथैल्पी स्थिर रहती है, मतलब अपरिवर्तित रहती है, और आंतरिक ऊर्जा स्थिर नहीं रहेगी लेकिन तंत्र की एंथैल्पी जो है वो स्थिर रहती है। अब हम पढ़ेंगे जूल-थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है।
किसी भी तंत्र की जो एंथैल्पी है वो किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर और प्रेशर का। और यदि किसी गैस के प्रसारण से उसके टेम्परेचर में कमी हो रही है और दाब में कमी हो रही है तो एंथैल्पी में हुआ जो परिवर्तन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लिखाया है कि H इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो DH इज इक्वल टू हो जाएगा ΔH अपॉन ΔT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू DT प्लस ΔH अपॉन ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DP। अब यहाँ पर जो ΔH अपॉन ΔT है उसको हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं DH इज इक्वल टू CP DT प्लस ΔH अपॉन ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DP। अब हमें पता है कि जूल थॉमसन प्रभाव में तो जो प्रयोग है उसमें तो एंथैल्पी स्थिर रहती है, इसका मतलब DH इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम इस इक्वेशन में DH की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है CP DT प्लस ΔH अपॉन ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DP इज इक्वल टू 0। और इससे हम वैल्यू निकाल रहे हैं ΔT अपॉन ΔP एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी की, क्योंकि हमने एंथैल्पी को कॉन्स्टेंट मान रखा है। तो ये हमें प्राप्त होती है माइनस ΔH अपॉन ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अपॉन CP। तो ये जो है ना जो टर्म है ΔT अपॉन ΔP एट कॉन्स्टेंट H, इसको हम μJT के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो μJT इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन CP ΔH अपॉन ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और हम इसको लिख सकते हैं कि ΔT अपॉन ΔP इज इक्वल टू ΔH अपॉन ΔP अपॉन CP। अब हम ΔT इज इक्वल टू अपने जो इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 अपॉन CP ΔH अपॉन ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू ΔP, है ना। तो अब ΔT जो है वो प्रसार द्वारा ताप में हुई कमी और ΔP दाब में अंतर होता है। ΔT का जो वैल्यू है वो हम प्रयोग के द्वारा चित्र में जो हम थर्मामीटर बताए गए थे, जैसे यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगाए हैं T1 और T2, इससे हम डिफरेंस जो है निकाल सकते हैं। और संयंत्र पात्र के दोनों ओर के दाब और दाब माप करके हम ΔP का भी मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम CP अगर हमें ज्ञात हो तो ΔH अपॉन ΔT P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का भी हम प्रायोगिक मान निकाल सकते हैं। तो अब हम इस कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ेंगे आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस, ये हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि μJT इज इक्वल टू क्या होता है -1 अपॉन CP ΔH अपॉन ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसमें H की वैल्यू डालेंगे। व्हाट इज H? H इज इक्वल टू E प्लस PV। तो E प्लस PV सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर हम इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है ΔE अपॉन ΔP, इसको हम ΔV से गुणा भी करेंगे, ΔV से भाग भी देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? आदर्श गैसों के लिए हमें पता है ΔE अपॉन ΔV 0 होता है, तो हम फर्स्ट टर्म को 0 मान सकते हैं। और जो PV कॉन्स्टेंट होता है तो ΔE अपॉन ΔP PV इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इक्वेशन है μJT की, उसमें फर्स्ट टर्म भी 0 आ रही है और सेकंड टर्म भी आदर्श गैसों के लिए 0 आ रही है। इसका मतलब आदर्श गैसों के लिए μJT की जो वैल्यू होती है वो 0 प्राप्त होती है। तो आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है। आदर्श गैस में क्या होता है, वॉन डेर वाल बल होते नहीं हैं, जिससे कि आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉमसन प्रभाव 0 होता है। और गैस जैसे जैसे गैस रियल गैस से आदर्श गैस की व्यवहार की तरफ अग्रसर होती है, वैसे वैसे जूल थॉमसन प्रभाव जो है वो कम होता जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है ये पढ़ा है, जूल थॉमसन प्रभाव की डेफिनेशन पढ़ी है। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इसके पिछले लेक्चर में हमने जूल का नियम पढ़ा था। जूल का नियम मतलब ΔE अपॉन ΔV, इसका मापन पढ़ा था हमने पिछली वाली क्लास में। आज हमने जूल थॉमसन इफ़ेक्ट पढ़ा है, जूल थॉमसन का प्रयोग पढ़ा है, जूल थॉमसन का गुणांक पढ़ा है, जिसे कि हम μJT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का अध्ययन किया है। अब जो आगे लेक्चर होगा उसमें हम वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक और व्युत्क्रमण ताप पढ़ेंगे। और व्युत्क्रमण ताप क्या है कि वह ताप जिस पर किसी भी उस गैस के वॉन डेर वाल मतलब जो व्युत्क्रमण ताप है वह ताप जिस पर कि μJT अपना चिन्ह बदलता है, मतलब μJT का मान जो है 0 हो, वह ताप व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। तो आज हमने जूल थॉमसन इफ़ेक्ट में आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का अध्ययन किया। थैंक यू।